मैं छुट्टियों में अपने परिवार से मिलने गया था और घर वापस आ रहा था। कुल मिलाकर यात्रा लगभग 10 घंटे की थी, जिसे मैंने रास्ते में 2 ड्राइव में विभाजित किया था। लेकिन वापस आते समय मैंने आधे रास्ते में एक लंबी ड्राइव में इसे पूरा करने का फैसला किया। बर्फ गिरने लगी। ये बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैं इसके बारे में चिंतित नहीं था। हालांकि जब मैं गाड़ी चलाता रहा तो स्थिति और खराब होती गई। मैं घर से 3 घंटे दूर था। बहुत तेज बारिश हो रही थी और सूरज भी डूब रहा था। ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। लगभग कोई अन्य कार बाहर नहीं थी। हालांकि यही एकमात्र कारण था कि मैंने गाड़ी चलाते रहने का फैसला किया। बर्फ ने इसे और कठिन बना दिया, लेकिन मैं रात के अंत तक घर पहुंचने के लिए अभी भी ट्रैक पर था। ये सूरज के पूरी तरह से डूबने के बाद और निकटतम शहर से लगभग 30 मिनट की दूरी पर था, जहां से मैं गुजरा था। मैंने देखा कि मेरे आगे सड़क पर एक कार थी। उसकी हेडलाइट सड़क पर जाहिर थी। बर्फ और ठंड के साथ मैं वास्तव में रुकना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसकी कार सड़क के अधिकांश हिस्से को घेर कर खड़ी थी। मैंने उसके ठीक पीछे पार्क किया। उस आदमी ने तुरंत मुझे देखकर हाथ हिलाना शुरू कर दिया और मेरी खिड़की पर आ गया। मेरी कार फिसल गई और वहीं फंस गई। क्या आप इसे बाहर निकालने में मेरी मदद कर सकते हैं? वो धीरे धीरे बोला, जैसे उसकी भाषा अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं जितना जल्दी हो सके सड़क पर वापस आ सकूं। तो मैं उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया। कार वास्तव में ऐसी नहीं लग रही थी कि वो बहुत अधिक बर्फ में है, इसलिए शायद बस थोड़ा सा धक्का ही इसके लिए काफी हो सकता है। मैंने अपनी टोपी और ग्लव्स पहने और फिर बाहर निकला। हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी और बर्फ ने मुझे तुरंत भिगो दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो आदमी अपनी कार से बाहर क्यों निकला, जबकि वो मदद के लिए किसी को फोन कर सकता था। मेरा चेहरा और हाथ पहले से ही सुन्न हो रहे थे और तभी मुझे लगा कि मैंने उसे बात करते हुए सुना। 1 सेकंड बाद वो वापस आया और मेरी तरफ देखा। क्या तुम मुझसे बात कर रहे थे? मैंने पूछा। वो चिंतित लग रहा था, लेकिन उसने कहा कि वो बस अपने आप से बात कर रहा था। वो मुस्कुराया और फिर मुझे धक्का देने में मदद करने के लिए पीछे की ओर चला गया। मैं कुछ भी करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ बदल गया था। हालांकि उसका पूरा व्यवहार और स्थिति अलग महसूस हुई। मैंने नहीं सुना कि उसने क्या कहा, लेकिन ये ऐसा नहीं लग रहा था कि वो खुद से बात कर रहा था। लेकिन अगर कोई और कार में था तो वो यहाँ अकेला क्यों था और मेरी मदद क्यों मांग रहा था? ये सभी विचार मेरे दिमाग में तेजी से आए और मुझे लगता है कि कुछ सेकंड के लिए मैं इतना विचलित हो गया था कि मैंने उस आदमी को घूरते हुए भी नहीं देखा। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी और उसकी आंखों में एक भयानक भाव था, जैसे वो खोखली और बेजान थी, जो कि उससे पहले देखने के लिए बिल्कुल विपरीत थी। मैंने अपनी कार में वापस जाने में संकोच भी नहीं किया और तभी उसकी गाड़ी के दरवाजे खुले और गाड़ी से 4 आदमी मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। शुक्र है कि मैंने अपनी गाड़ी को ड्राइव में ही छोड़ दिया था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और चलते हुए उनके पास से गुजरा और बाहर निकलते समय उनमें से एक से लगभग टकरा गया। मुझे डर था कि कहीं मैं बर्फ के ढेर में फंस ना जाऊं, क्योंकि उनकी कार के आसपास का रास्ता बहुत पतला था। लेकिन शुक्र है कि मैं बच गया और भागने में कामयाब रहा। मैंने सबसे नजदीकी शहर में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन जहां तक मुझे पता है वहां से कोई अपडेट नहीं आया। मुझे लगता है कि वो लोग वास्तव में फंसे नहीं थे और शायद मेरे जाने के तुरंत बाद ही चले गए होंगे। मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे थे। बेशक मेरे अपने अनुमान हैं, लेकिन अगर मैं वहां रुक जाता और ठीक उसी समय निकलता जब मैं गया था, तो क्या पता आज मैं कहां होता। ये पिछले साल की बात है। ये नवंबर के अंत का समय था और ये सीजन की पहली बर्फबारी थी। ये बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, बस कुछ इंच बर्फ थी। मैं लगभग 8 बजे काम से घर पहुंचा और तब तक बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। मैंने कुछ बचा हुआ पिज्जा गर्म किया और कुछ देर तक नीचे रुका। इसके बाद 10 बजे मैं ऊपर अपने कमरे में गया और कुछ देखने के लिए ढूंढने लगा, लेकिन तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कि ये संभवतः बर्फ का छत पर भार होगा और शायद चिंता की कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। हालांकि ये इस घर में मेरी पहली सर्दियां थी और ये सबसे अच्छी स्थिति में नहीं लग रही थी, इसलिए मेरे मन का एक हिस्सा किसी भी संभवित लीक या अन्य समस्याओं के बारे में थोड़ा चिंतित था। मैंने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचने की कोशिश की और देखने के लिए कुछ ढूंढता रहा, लेकिन ये फिर से हुआ। छत से गूंजती हुई एक धमाकेदार आवाज हुई। मैंने ऊपर देखा और धमाके की आवाज लगभग एक सीधी रेखा में छत पर सुनाई देती रही। मैं वास्तव में चिंतित था। अब मैं उठा और अपनी सर्दियों की जैकेट पकड़ी, फिर जल्दी से सामने के दरवाजे से बाहर निकला और बाहर से छत की तरफ देखा।
छत का वो हिस्सा जिसके नीचे मेरा बेडरूम था, उस पर कोई बर्फ नहीं थी। ये सब खिसक कर मेरे घर के सामने एक ढेर में गिर गई थी। मैंने छत के दूसरी तरफ देखा और बर्फ अभी भी वहीं थी। फिर मैंने अपने पड़ोसियों के घर को देखा और उन सभी की छतों पर अभी भी बर्फ जमी हुई थी, लेकिन सिर्फ मेरी छत की एक तरफ से बर्फ गिरी थी। वो प्राकृतिक नहीं लग रही थी, जैसे मेरे साथ कुछ गड़बड़ थी। छत या किसी और चीज ने ऐसा होने दिया था। ये शायद जो भी धमाके थे, ये उन्हीं की आवाज के कारण हुआ था, जिन्हें मैं सुन रहा था, लेकिन मुझे बाहर कोई जवाब नहीं मिल रहा था और मेरा पूरा शरीर ठंड से कांपने लगा। मैं वास्तव में सामने के दरवाजे की तरफ चला गया। मैंने इसे खोला और जल्दी से अंदर गया, दरवाजे पर अपने जूते पटकते हुए। जब मैंने ऊपर देखा तो मेरी धड़कन लगभग रुक गई थी। बरामदे में पानी के गड्ढे थे। मैं स्थिर रहा और चारों ओर देखा। पानी लिविंग रूम से बाहर होकर जा रहा था और मेरे बगल की सीढ़ियों तक भी था। मुझे एक गड्ढे में जूते के निशान देखने में केवल 1 सेकंड लगा और मैं तुरंत वापस मुड़ा और दरवाजे से बाहर चला गया। मैं सड़क के किनारे खड़ा था और पुलिस को कांपते हुए फोन किया। मैंने उन्हें अपनी स्थिति बताने की कोशिश की। कॉल के लगभग 30 सेकंड बाद मैंने अपने बेडरूम की खिड़की के पास से कुछ हिलते हुए देखा और कुछ ही पलों बाद एक आकृति कांच के पीछे खड़ी होकर मेरी तरफ देख रही थी। वो केवल 1 सेकंड के लिए रुका और फिर पीछे हट गया। मैंने कुछ और नहीं देखा। बाकी समय मैं पुलिस का इंतजार करता रहा। जब वो वहां से गुजरा तो वहां कई खिड़कियां थी जिनसे वो अंदर आ सकता था। मुझे ईमानदारी से कोई अंदाजा नहीं था कि वो बंद थी या नहीं। जब पुलिस पहुंची तो उन्हें अंदर कोई घुसपैठिया नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मूल रूप से मेरे शक की पुष्टि की। मेरे घर के ऊपर कई पेड़ थे जिन पर कोई भी आसानी से चढ़ सकता था और खिड़कियों के खुले होने से मेरा घर एक आसान टारगेट बन गया। कम से कम अधिकारियों को लगता है कि यही कारण है कि वो सिर्फ इसलिए अंदर घुसे क्योंकि मैं एक आसान शिकार था। हालांकि कुछ भी गायब नहीं था और जिस तरह से जूतों के निशान पूरे घर में फैले थे, ऐसा लगा जैसे वो मुझे ढूंढ रहे हों। अजीब बात यह है कि जिस समय वो खिड़की से अंदर गए, ठीक उसी समय मैं छत पर जांच करने के लिए बाहर गया था। अगर मैं थोड़ा भी देरी से आता तो मेरा उससे आमना सामना होता, या अगर मैं पहले वापस अंदर जाता तो हो सकता है कि उसने घर में अभी तक कोई निशान नहीं छोड़ा होता जिससे मैं तुरंत ध्यान दे पाऊं। इस घटना को लगभग 1 साल हो गया है और अब तक कुछ और नहीं हुआ है। शायद ये सिर्फ एक बार की कोशिश थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस रात जो हुआ उसके बाद कभी भी सुरक्षित महसूस करूंगा। ये दिसंबर के बीच की बात थी। मैं उस समय सिर्फ 17 साल का था और हर साल क्रिसमस सप्ताह से पहले मेरी माँ को काम के सिलसिले में 3 दिन की बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता था। मैं अपनी माँ के साथ अकेला रहता हूँ। वो दिन काफी बोरिंग होते थे जब मेरी माँ घर पर नहीं होती थी। आमतौर पर वो सर्दियों की छुट्टियों से ठीक पहले निकलती थी, इसलिए मैं दिन का अधिकांश समय स्कूल में बिताता था। लेकिन इस साल वो उसी दिन चली गई जिस दिन हमारे स्कूल की छुट्टियां होती थी। घर पर मैं अकेला था और मैं सारा दिन अंदर रहकर आराम करना चाहता था। हमारे शहर में बर्फ का तूफान चल रहा था, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता था। मैंने अपने लिए बचा हुआ कुछ खाना बनाया और देखने के लिए एक नई फिल्म ढूंढी। हालांकि 2 घंटों के दौरान मुझे इसे कई बार रोकना पड़ा क्योंकि हवा और बर्फ अचानक तेज हो जाती थी। ऐसा लगता था कि हर बार जब मैं बाहर देखता हूँ तो मौसम और खराब होता है। लगभग 7 या 8 बजे कोई सामने के दरवाजे की ओर आ रहा था। मैं बर्फ पर उनके कदमों की आवाज सुन सकता था और वो कई बार खांस रहा था। हालांकि मैं खुद को घबराता हुआ महसूस कर सकता था क्योंकि कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे लगता है मैंने 3 या 4 मिनट तक इंतजार किया, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसके बाद मैं दरवाजे तक गया और बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं देख सकता था कि कदमों की आहट दरवाजे तक आ रही थी और फिर वो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। मैं वास्तव में उलझन में था कि मैंने उन्हें ऊपर आते हुए कितनी स्पष्टता से सुना, लेकिन किसी तरह मैंने उन्हें जाते हुए नहीं सुना। साथ ही बाहर बर्फीले तूफान के साथ किसी के मेरे घर तक आने का क्या कारण हो सकता है? मुझे लगता है कि एकमात्र कारण जिस पर मैं सहमत हो सकता था वो ये है कि बर्फ के कारण देखना मुश्किल हो गया था और उन्होंने मेरे घर को अपना घर समझ लिया था। शायद उन्हें पोर्च तक आने के बाद इसका एहसास हुआ और वो किसी को भी सचेत करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो चुपचाप चले गए। ये शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यही संभव था। थोड़ी देर बाद मैंने ज्यादातर स्थिति के बारे में सोचना बंद कर दिया था।
और तूफान के बारे में चिंता करने में अधिक फंस गया था। बिजली कई बार कट गई थी, जो कई मिनट तक चली गई और घर पर जोरदार धमाका हुआ। मैंने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ ही पलों बाद बिजली फिर से कट गई। ये सोचकर कि शायद धमाका ही इसका कारण होगा, मैं उठा। ऐसा लगा कि यह रसोई के पास की तरफ से आया था, इसलिए मैंने अपने फोन की लाइट चालू की, फिर वहां गया और चारों ओर देखा। मुझे लगा कि शायद ये महज एक संयोग था कि बिजली अंगूठे की आवाज सुनने के तुरंत बाद बंद हो गई, लेकिन मैं सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मैंने कुछ नहीं देखा और मैं चलने लगा। सुनो, मैं कूद गया और पीछे के दरवाजे की तरफ देखा। दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा था। पीछे के बरामदे की लाइटें चालू नहीं थी, इसलिए वो ज्यादातर अंधेरे में ढका हुआ था। मैं केवल उसका चेहरा देख सकता था, जो मेरी ओर देख रहा था। सुनो बच्चे, क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोल दोगे? यहाँ बहुत ठंड है। उसने दरवाजे पर हाथ रखकर उसे खोलने की कोशिश करते हुए कहा। मेरा दिमाग अभी भी स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। मैं बस वहीं खड़ा रहा और उसे घूरता रहा। मेरा दिमाग अभी जो हुआ उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बच्चे, प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी, कुछ बहुत बुरी। हालांकि बाहर बहुत ठंड और बर्फ थी, लेकिन मैं इस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो आदमी खांसा और मैं पीछे होने लगा। तभी उसका चेहरा गुस्से में बदल गया। दरवाजा खोलो बेवकूफ बच्चे! वो कई बार उस पर अपनी मुट्ठी पटकते हुए चिल्लाया। मैं सोफे पर वापस भागा और अपना फोन उठाया। फिर मैं बरामदे में खड़ा रहा और उस आदमी को देखता रहा। मैंने 911 डायल किया। मेरा फोन सिग्नल में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा था और कॉल ड्रॉप हो रही थी, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद मैं मदद मांगने के लिए काफी देर तक बात करने में सक्षम रहा। दरवाजे पर आदमी मुझ पर चिल्लाता रहा और दरवाजे पर मारता रहा, लेकिन अंततः वो भाग गया। मुझे लगता है कि बर्फीले तूफान ने पुलिस के लिए कुछ परेशानी खड़ी कर दी, क्योंकि वो लगभग 30 मिनट बाद पहुंचे। इसके बाद मैं उन्हें जो कुछ भी बता सकता था उन्हें बताया और अपनी माँ को फोन करके उन्हें भी बताया कि क्या हुआ। किसी को भी वास्तव में नहीं पता कि इसके बारे में क्या सोचना चाहिए। हो सकता है कि वो मेरा पीछा कर रहा था और मुझे उसे अंदर आने देने के लिए दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा था, या उसे वास्तव में मदद की जरूरत थी। हालांकि ये संभव नहीं है। मैंने उसे उस रात के बाद फिर कभी नहीं देखा।